हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज के सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? मार्केट के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मार्केट हमारे क्या है, बाजार हमारा कितने प्रकार का होता है। तो बाजार हमने मुख्यतः इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि क्षेत्र के आधार पर बाजार कई प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, विक्रय की मात्रा, इस तरह से हम लोगों ने कुछ मुख्य प्रकार जो हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। उसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं जो हम लोगों के 2-4 हैं जो बचे रह गए थे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आफ्टर देन हम लोग उपभोक्ता, जो कि हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में, उपभोक्ता के बारे में, इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कई, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बाजार के कुछ टाइप्स बचे रह गए हैं, 2-3 टाइप हैं, पहले उनको देख लेते हैं। आफ्टर देन हम लोग उपभोक्ता के बारे में, आज मेन टॉपिक हम लोगों की उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उपभोक्ता जो है क्या है और इसके संरक्षण के अधिनियम क्या हैं और उपभोक्ता को सचेत रहने के कौन कौन से अधिकार, कौन से कर्तव्य हैं, इन सभी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कल देखे थे, हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे? मार्केट के बारे में यानी बाजार के बारे में। तो उनके सभी टाइप्स जो है हम लोगों ने पढ़ा था, 2-4 जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जो मुख्य प्रकार है उनको देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपर मार्केट। बाजार का एक प्रकार क्या है? ये भी सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट। अब सुपर मार्केट क्या है? जैसे सुपर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां उपभोक्ता जो होता है सीधे उत्पादनकर्ता से मिलता है। किससे मिलता है? उत्पादनकर्ता से। यानी उपभोक्ता जो है वह उत्पादनकर्ता से चीजों को खरीदता है। क्या करता है? उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता सीधे किससे सामान खरीदता है? सीधे उत्पादनकर्ता से मिलता है, यानी उत्पादनकर्ता से चीजों को खरीदता है। सुपरमार्केट का मेन मतलब यही है, क्या है कि यह एक ऐसा स्थान होता है, सुपरमार्केट किसे कहते हैं? यह एक ऐसा स्थान है जहां उपभोक्ता सीधे उत्पादनकर्ता से मिलता है, यानी उपभोक्ता जो है सीधे उत्पादनकर्ता से सामान को खरीदता है। अब जैसे हमने कल क्या डिस्कशन किया था? कल हमने बताया था कि हमारा बाजार जो है उपभोक्ता, हमारा जो खरीदने क्रय विक्रय का सिस्टम है, ये उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कई क्रम से गुजरता है। तो सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है। किसका? वस्तु का सबसे पहले उत्पादन होता है। उसके बाद हमने बताया उत्पादन के बाद क्या थोक मार्केट में आता है, थोक विक्रेता लेते हैं। उसके बाद खुदरा मार्केट होता है और उसके बाद तब जाकर वह उपभोक्ता तक पहुंचता है। ये कल हमने बताया था ना। ये जो सीक्वेंस है ये क्रम लगाने को एग्जाम में आते भी हैं और आ भी चुके हैं, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? उत्पादन होता है किसी वस्तु का, फिर उत्पादन करता क्या होता है? उसे थोक मार्केट वाले लेते हैं, फिर थोक से खुदरा मार्केट के लोग लेते हैं, खुदरा मार्केट से ही वह कहाँ खुदरा में फुटकर विक्रेता जो होते हैं उसके द्वारा ही वह उपभोक्ता तक पहुंचता है। अब सुपरमार्केट को हम इस तरह से समझेंगे कि उत्पादन करता क्या होता है? मान लो ये पेन है, ओके, या फिर ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? डस्टर है ना। तो मान लो इस डस्टर का उत्पादन करने में यानी बनाने में खर्च कितना होता है? 20 रुपया लगता है। कितना खर्च हुआ? 20 रुपया लगा। अब उत्पादन में 20 रुपया लगा, लेकिन वह थोक बाजार में उत्पादन करता थोक बाजार वाले को कितने में देता है? 30 रुपये में देता है। कितने में देता है? 30 रुपये में। और थोक बाजार वाला खुदरा विक्रेता को कितने में देता है? 40 रुपये में देता है। और खुदरा वाला उपभोक्ता को कितने में देता है? 50 रुपये में देता है। कितने रुपए में? 50 रुपये में। हमने कोई भी सामान लिया, मान लो ये पेन लिया या फिर डस्टर हमने बताया एग्जाम्पल के लिए, तो उसको बनाने में खर्च कितना होता है? 20 रुपये खर्च होते हैं। बट जब उससे थोक विक्रेता उत्पादनकर्ता से खरीदता है तो वह 30 रुपये में थोक विक्रेता को देता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को 10 रुपये का फायदा लेके 40 रुपये में उपभोक्ता को 40 रुपये में थोक विक्रेता जो है खुदरा विक्रेता को 30 रुपये में देता है और खुदरा विक्रेता उसको 40 रुपये में
सॉरी एक मिनट, उत्पादन इसका कितने में हुआ, 20 रुपए में हुआ। फिर उत्पादन करता थोक विक्रेता को देता कितना है, 30 रुपए में देता है, यानी 10 रुपए का फायदा लेता है। फिर थोक विक्रेता जो है खुदरा विक्रेता को उसको कितने में देता है, 40 रुपए में देता है, वो भी 10 रुपए का फायदा ले रहा है। फिर खुदरा विक्रेता उपभोक्ता को कितने में देता है, 50 रुपए में देता है, वो भी 10 रुपए का फायदा ले रहा है। तो सुपरमार्केट क्या है, सुपरमार्केट में क्या होता है कि उपभोक्ता सीधे उत्पादनकर्ता से चीजों को खरीदता है। तो जब उत्पादनकर्ता से वो चीजों को खरीदेगा तो यहाँ थोक और खुदरा मार्केट में जो चीजों का वस्तुओं का दाम बढ़ता गया वो नहीं बढ़ेगा ना। यहाँ इसने क्या किया, 30 रुपए में बेचा ना, तो यहाँ उसको 30 रुपए में यानी कम दाम में ही उपभोक्ता को सामान मिल जाएगा। तो सुपरमार्केट इसीलिए चलाया गया कि जिससे वस्तुएं सस्ती मिले। और इसमें क्या होता है, सुपरमार्केट में उपभोक्ता जो है उत्पादनकर्ता से सीधे सामान लेता है, जिससे उसको वस्तुएं कम दाम में मिल जाती है। तो यही हमारा सुपरमार्केट है। क्या है, सुपरमार्केट एक ऐसा स्थान है जहां उपभोक्ता जो है उत्पादनकर्ता से सीधे मिलता है, उसी से वस्तु का क्रय करता है। तो आई बात समझ में, सुपरमार्केट क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ठीक, इतनी चीजें समझ में आई सुपरमार्केट। अब आगे हम लोग देखेंगे चेन मार्केट। चेन मार्केट क्या है, चलिए, चेन मार्केट क्या है। चेन मार्केट, ये हमारा चेन मार्केट क्या है, ये ऐसा बाजार जिसमें क्या हो, ऐसा बाजार जिसमें श्रृंखला हो। चेन क्या है, श्रृंखला, ऐसा बाजार जिसमें क्या हो, श्रृंखला हो, उसे हम क्या कहते हैं, चेन मार्केट। श्रृंखला हो उसे हम चेन मार्केट कहते हैं। चेन मार्केट किसे कहते हैं, ऐसा बाजार जिसमें श्रृंखला हो उसे हम चेन मार्केट कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई भी चीज़ें, कोई भी ब्रांड की आप सामान कुछ भी लीजिए, मान लीजिए आपने मोबाइल लिया सैमसंग का लिया, टीवी लिया एलजी का लिया, मतलब कोई भी ब्रांड है, तो क्या उसका शोरूम बस एक जगह है, पर्टिकुलर किसी एक जगह, एक शहर, एक सिटी में तो है नहीं, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट, हर एक राज्य में है ना। तो कोई भी ब्रांड अगर हमको हमारे एक जिले में मिल रहा, दूसरे शहर में भी मिल रहा, तीसरे, मतलब हर जगह उसका शोरूम है, तो इसी को हम कहते हैं चेन मार्केट। क्या कहते हैं, चेन मार्केट। जैसे सैमसंग का हमारा जो है कंपनी, तो ये तो है नहीं कि बस वह एक ही जगह चलता है, हर एक स्टेट में चलता है ना, हर एक शहर में मिलता है। हमारा सैमसंग हो गया, सैमसंग का शोरूम क्या है, हर जगह है। हमारा तनिष्क हो गया, तनिष्क का शोरूम क्या है, हर जगह है। तो इस तरह से हमारा क्या है इस तरह से हर एक ब्रांड जो है हमारा हर एक जगह, हर शहर, हर स्थान में मिलता है, उसी को हम चेन मार्केट कहते हैं। हमारा सैमसंग का शोरूम हर शहर में है, हर राज्य में है, तनिष्क का भी शोरूम हर जगह है, एलजी का भी शोरूम हर जगह है, सोनी का भी हर जगह है। तो इसी को हम कहते हैं चेन मार्केट, यानी ऐसा बाजार जिसमें श्रृंखला हो। और अब हम देखेंगे आगे क्या है, इतना है समझ में। सहकारी बाजार, कौन सा बाजार, सहकारी बाजार, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मार्केट। कौन सा मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, यानी सहकारी बाजार। इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति कौन कौन से, एक जो उसका मालिक होता है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई संस्था है, उसका एक मालिक होता है, और एक मतलब गवर्नमेंट। इन दोनों के बल पर चीजें चलती हैं, मालिक के बल पर और प्लस सरकार का भी इसमें सहयोग होता है। किसका, जो उसका मालिक है, चाहे कंपनी हो, चाहे संस्था हो, चाहे बैंक हो, वो रहता है, और दूसरा इसमें सरकार का सहयोग रहता है। किसमें, सहकारी बाजार में। जैसे मान लो हमारा पूर्वांचल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये पूरी तरह से सरकारी, ये सरकारी बैंक नहीं है ना, बट इसको किसी ने क्या खोला है, बट उसमें क्या है, सरकार का भी सहयोग है, सरकार का भी योगदान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सहकारी बाजार जो है ये दो लोग रहते हैं इसमें, और सरकार का योगदान होता है। किसमें, कोऑपरेटिव मार्केट में। और हमारा क्या है, हाट लगता है ना, हम
हाट को ही हम पैठ कहते हैं, पैठ, और इसी को हम पैथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथ। ये हमारा क्या है, कैसा मार्केट है? यह किसी एक दिन का बाजार होता है, किसी एक दिन का बाजार होता है, यानी सप्ताह में एक दिन लगता है या 15 दिन में यह कैसा बाजार होता है? एक दिन का बाजार। ये जैसे सप्ताह में मान लो एक दिन लग गया या फिर 15 दिन में एक दिन लगता है। तो इसमें क्या होता है, आसपास के लोग ही क्या होते हैं, सामान को लेके आकर बेचते हैं और उस आसपास के लोग ही उसको खरीदते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ना कि सप्ताह में एक दिन सब्जी का मार्केट या गल्ला मंडी ये सब लगता है ना, तो इसी को हम हाट, पैठ या पैथ भी कहा जाता है। तो ये क्या, ये सप्ताह में एक दिन लगता है, एक दिन का बाजार होता है, या महीने में 15 दिन में एक दिन लगता है। तो इसमें क्या होता है, आसपास के लोग ही लाकर दुकान लगाते हैं और आसपास के क्षेत्र ही उनको, आसपास के क्षेत्र के लोग ही उनको खरीदते हैं। लास्ट हम लोगों का क्या है, हाथ एवं ठेला। ये सब भी क्या है, बाजार के प्रकार हैं। इस हाथ एवं ठेला का मतलब क्या हुआ, जैसे फेरी वाला सामान लेकर आता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति बाजार तक नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहता वो क्या करता है, फेरी वाले से सामान ले लेता। बट इसमें होता क्या है, इसमें धोखाधड़ी की संभावना ज़्यादा होती है। अगर धोखाधड़ी हो जाता है तो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जैसे सब्जी वाला लेके आए घर पे बेचने, फल वाला लेके आए, कपड़े वाला कपड़े लेके आए बेचने, इस तरह से कई सामान जो है फेरी वाले लेके आते हैं, तो उसको खरीदते हैं व्यक्ति, जो लोग जाने में असमर्थ होते। इसी को हम हाथ या ठेला कहते हैं। और लास्ट हम लोगों का है मार्केट के जो प्रकार है, कौन सा है, सेल मार्केट। सेल मार्केट। अब सेल मार्केट में क्या होता है, सेल में क्या, वस्तुएं कम दाम में मिलती हैं, कम मूल्य पर सेल मार्केट में वस्तुएं मिलती हैं। तो क्या इसमें दुकानदार अपना घाटा करके वस्तुओं को बेचता है? ऐसा नहीं है ना कि वह अपना घाटा करके वस्तु, उसमें भी वह कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है, किसी ना किसी कारणवश वह सेल मार्केट लगाता है और उसमें उसका फायदा ही रहता है, इसीलिए वह सेल मार्केट लगाता है। पहला क्या है, किस कारण से वो लगाता है, एक तो क्या, पूंजी को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, पूंजी को बढ़ाने के लिए। जैसे लोग लेंगे, सेल के नाम पे आएंगे और लेंगे तो उसकी पूंजी बढ़ेगी। दूसरा क्या है, पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए, फेमस होने के लिए। जैसे क्या होता है, वहाँ लोग बोलते हैं ना कि उस दुकान पे सेल लगा है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सस्ती सस्ती आई हैं, तो लोग नाम सुन के ही उस दुकान का नाम सुन के आते हैं ना, तो क्या होगा, इससे वह फेमस हो जाएगा वह दुकान, इसलिए भी सेल लगाते हैं। और क्या है, जैसे मान लो ठंडा का मौसम चल रहा है, अब सीजन ऑफ होने वाला है, तो जो चीज़ें बची हुई हैं, अब गर्मी का उनको स्टॉक लगाना है, गर्मी के कपड़े वगैरह लगाना है, तो वो क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, जिससे हमारा सामान बिक जाए, हमारा गोदाम खाली हो जाए और हम नए सामान लाके लगा दे। तो वो गोदाम को खाली करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि इतना कम रेट में लगाएं जिससे उनका घाटा हो जाए। वो क्या करते हैं कि उसको मतलब जो फायदा लेते हैं कुछ कम कर देते हैं, या फिर जो खराब वस्तुएं होती हैं उन सबको भी सेल में डाल देते हैं, जो थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कहीं कटे हुए हैं या दाग वगैरह लग गए हैं तो उनको कम रेट में देते हैं। तो इस तरह से सेल मार्केट में क्या होता है कि चीज़ें कम पैसे में बेची जाती है, जिसमें दुकानदार का भी फायदा होता है और ग्राहक का भी। कभी कभी चीज़ें बेकार निकाल जाती हैं, बट कभी कभी अच्छी भी मिल जाती हैं। 1 सेकेंड। तो इस तरह से सेल मार्केट जो होता है वो अपने जो है कम पैसे में चीज़ों को बेची जाती है, जिसमें दुकानदार का भी फायदा होता है, उसको फेमस हो जाता है और लोगों का भी फायदा होता है। लग बाई चांस चीज़ें खराब भी निकल जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर चीज़ खराब ही हो, कभी कभी अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी मार्केट के अन्य प्रकार हैं। मेन जो है वो कल हमने जो पढ़ाया था वो हमारे क्या है, मेन प्रकार वही सब है, बट ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हम लोगों का क्या था, मार्केट था। मार्केट हम लोगों का जो मार्केट की टॉपिक थी, यानी बाजार वाली टॉपिक जो है हम लोगों की कंप्लीट हुई। अब हम लोग
नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अब हम लोगों की टॉपिक क्या है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। अब हम लोग उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता के नियम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमने ये पेन खरीदा तो हम दुकान पे गए, ये पेन खरीदे तो हम क्या हुए? उपभोक्ता हुए। मार्केट में जाकर ये कपड़े खरीदे, जिस कपड़े को पहन रही हूँ, यूज कर रही हूँ, उसका उपभोग कर रही हूँ, तो वो क्या है? तो हम क्या हुए? उपभोक्ता हुए। इस बोर्ड को खरीदा, उसको मैंने यूज किया, तो क्या है? उपभोक्ता हुए। इस तरह से जो चीजें हम खरीदते हैं, किसी भी इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। क्या? किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। आई बात समझ में? मतलब जो चीजों को खरीदता है, उसका उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग का मतलब यूज करना। तो किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। अब हमने बताया कि हमारा क्या है, उपभोक्ता तक चीजें कैसे पहुंचती है। पहले उत्पादन, फिर क्या होता है? थोक, फिर खुदरा और फिर उपभोक्ता। अब इन सभी क्रियाओं में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? उपभोक्ता है। इन सभी क्रियाओं में मुख्य यानी सभी जो क्रियाएं होती हैं बाजार की, हमारी उपभोक्ता तक पहुंचने तक की जो क्रियाएं होती हैं, इन सभी में केंद्र बिंदु कौन होता है? उपभोक्ता होता है। कौन होता है? सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है, क्योंकि हम उपभोक्ता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उपभोक्ता उस चीज को खरीद सकता है, खरीदने की क्षमता, उन सभी को ध्यान में रखकर ही हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं। मान लो ये पेन है। अब पेन में यहाँ पे स्टोन लगा हो पूरा, यहाँ सब, तो क्या ये लिखने में कंफर्टेबल रहेगा? चुभेगा ना? कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो उत्पादनकर्ता इस चीज का ध्यान रखा है कि उपभोक्ता को क्या सुविधाजनक रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखकर इस पेन को बनाया है। इस पेन की साइज बिल्कुल छोटी हो तो पकड़ में आएगी? पकड़ में नहीं आएगी। ये हमारा क्या है? डस्टर है। अगर ये पूरा प्लेन बस इतना ही रहे, पीछे का पार्ट ये इतना उठा हुआ ना रहे, तो क्या ये साफ करने में ब्लैक बोर्ड को इजली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उत्पादनकर्ता क्या होता है? उत्पादनकर्ता के दिमाग में न थोक है न खुदरा विक्रेता है, उसके दिमाग में सिर्फ उपभोक्ता होता है। यानी इन सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन होता है? उपभोक्ता। उत्पादनकर्ता उपभोक्ता को केंद्र में ध्यान में रखकर ही किसी चीज का उत्पादन करता है। उपभोक्ता की सुविधा को भी ध्यान रखता है कि हम क्या किस तरह से निर्माण करें, किसी चीज का उत्पादन करें जो उपभोक्ता के लिए इजी रहे और उपभोक्ता उसको खरीद भी सके, उसकी क्षमता भी इतनी हो कि वह खरीद सके। तो क्या होता है? मतलब इन सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु कौन होता है? उपभोक्ता होता है। तो किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। या किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। क्या? किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो इस तरह से आई बात समझ में? उपभोक्ता जो होता है सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है, उत्पादन करता है, इसलिए उपभोक्ता की सुविधा को ध्यान में रखकर ही उसका उत्पादन करता है। और उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, या किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता जो होता है हमारे मार्केट में, इसका
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना उपभोक्ता के कोई भी मार्केट का अस्तित्व संभव नहीं है। और जब उपभोक्ता नहीं होगी तो चीजें खरीदी नहीं जाएंगी, तो विक्रेता का क्या मतलब। तो इसलिए उपभोक्ता, अगर हमारे उपभोक्ता ही, हमारा उत्पादन भी थोक हो, खुदरा विक्रेता सब कुछ हो, बस उपभोक्ता ना हो तो मार्केट का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो इसलिए किसी भी मार्केट या किसी उसमें उपभोक्ता का होना जरूरी है। और हमने क्या देखा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, किसी भी चीज उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? ओके, तो हम लोग आगे चलें। क्या है अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, उपभोक्ता शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन। तो उपभोक्ता शिक्षा क्या है, जैसे उपभोक्ता को उसके कर्तव्य के, उसके अधिकारों के बारे में और क्रय के संबंधी जानकारी देना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता को किसकी जानकारी देना, उपभोक्ता को उसके कर्तव्य, अधिकार और क्या, क्रय संबंधी जानकारी देना ही, क्रय संबंधी जानकारी देना ये क्या कहलाता है, उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता शिक्षा क्या है, जिसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता को शिक्षा दी जाती है उसमें उपभोक्ता शिक्षा में कि उपभोक्ता अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे, कि कोई भी सामान खरीदने जा रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उनके क्या अधिकार हैं। उनके उपभोक्ता को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि आपके ये अधिकार हैं, तो उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है, उनके अधिकार के बारे में बताया जाता है, क्रय संबंधी जानकारी दी जाती है, यानी खरीदते समय किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ दी जाती हैं, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। उपभोक्ता शिक्षा में उनके कर्तव्य, उपभोक्ता के कर्तव्य, अधिकार, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे उपभोक्ता हमारा क्या हो, ठगी यानी धोखाधड़ी से बचा रहे और क्या अपने क्रय विक्रय आसानी से, होशियारी से कर सके। तो इस तरह से हमारा उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य भी क्या हुआ, उनको, उपभोक्ता को अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना, जिससे वो धोखाधड़ी से बच सके और उच्च गुणवत्ता की चीजों को खरीद सके। तो ये हमारा हो गया उपभोक्ता शिक्षा। अब हम लोग देखेंगे उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ओके, हमने बताया उपभोक्ता को कई अधिकार भी दिए गए हैं ना, तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। उपभोक्ता हमारे जो हैं, उपभोक्ता को 8 अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता का अधिकार, अब ये जो उपभोक्ता हैं इनको 8 अधिकार यानी 8 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 4 अधिकार हमारे जो हैं वो मुख्य अधिकार यानी प्राथमिक अधिकार हैं, और 4 लास्ट के जो 4 अधिकार हैं वो हमारे द्वितीयक यानी गौण अधिकार माने जाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। पहला हमारा क्या है, चयन का अधिकार। चयन का अधिकार, इनको आप सभी नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके समझाती हूँ। और दूसरा हमारा क्या है, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। तीसरा हमारा क्या है, सूचित करने का अधिकार। क्या है, सूचित किए जाने का अधिकार। किए जाने का अधिकार। और फोर्थ हमारा क्या है, सुनवाई का अधिकार। कितना, क्या, सुनवाई का अधिकार। ये चारों जो हमारे हैं ये कौन से हैं, मुख्य अधिकार है यानी प्राथमिक अधिकार हैं। प्राथमिक अधिकार।
ये चार हमारे जो हैं, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये हमारे मुख्य हैं। और क्षति पूर्ति का अधिकार, किसका? क्षतिपूर्ति का अधिकार। और स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का अधिकार। और क्या? आवश्यकता पूर्ति का अधिकार, आवश्यकता पूर्ति का अधिकार। और लास्ट हमारा क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये चार जो हमारे हैं ऊपर के, वो मुख्य हैं। और ये चार जो हमारे हैं, ये क्या है? द्वितीयक यानी गौण अधिकार हैं। कौन से अधिकार है? द्वितीयक यानी गौण अधिकार हैं। ओके, तो उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं? 8 अधिकार हैं। कौन कौन सा? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। और क्षतिपूर्ति का अधिकार, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का अधिकार, आवश्यकता पूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे चयन का अधिकार। चयन का अधिकार मतलब उपभोक्ता जब जाता है, यानी कस्टमर जब दुकान पर जाता है तो उसके सामने कई ऑप्शन, वह कपड़े देखता है तो उसको ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर उसको दुकानदार को पसंद इनकी पता एक निकाल के दे दिया। वो उसको क्या करता है? कई कपड़े दिखाता है, तो उसमें से वो क्या करता है? चुनाव करता है, अपनी पसंद की चीज़ों को लेता है, चयन करता है कि मुझे कौन सा लेना है। तो ये क्या है? उपभोक्ता को जो है ये अधिकार दिया गया है कि आपको चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों को ले सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं चयन का अधिकार। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कई चीज़ें आपको दिखाता है। अगर आप कपड़े लेने गए तो कई कपड़े दिखाता है, कौन से कलर में लेने हैं, आप उस कलर में पसंद करके लेते हैं। पेन लेने गए तो एक पेन तो वो पकड़ाने देता, कई पेन देता जिसमें से आप चयन करके एक पेन लेते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता को चयन का अधिकार दिया गया है। दूसरा, सुरक्षा का अधिकार, वह जो भी चीजें ले रहा हो कैसी हो? सुरक्षित हो। कैसी हो? सुरक्षित हो, यानी खराब वगैरह ना हो, सुरक्षित हो। और सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कोई चीज ले रहा है तो उसके बारे में किस ब्रांड का है उस पर लिखा रहता है, किस कपड़े में है, इसको ड्राई क्लीन करना है कि नहीं करना, ये सारी चीजें क्या उसको जानने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का, ये सारी चीजों का अधिकार है। और सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, मान लो कोई चीज वह लेता है, कुछ उसमें खराब निकल गया या उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, तो उसको क्या करता है? वह सुनवाई का अधिकार भी उसको मिलता है 90 दिन में। 90 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। तो उसको सुनवाई का भी अधिकार है, कितने दिन में? 90 दिन में होनी चाहिए। और क्षतिपूर्ति का अधिकार, मान लो कोई सामान वह लाता है, बेकार निकल जाता है, टूट जाता है, तो क्या है? उसका भी अधिकार है, उसको क्षतिपूर्ति मतलब खराब निकल जाता है तो उसका भी अधिकार है कि उसको दुकानदार क्या करे? उसकी क्षतिपूर्ति कर दे। जैसे मान लो कोई सामान लाते हैं, उस पर वारंटी गारंटी दिया रहता है ना, तो वारंटी क्या होता है? अगर आपका वो खराब हो जाता है तो बिना पैसे के वो उतने दिन में, कुछ दिन की वारंटी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वारंटी दी जाती है, कितने दिन में आपको अगर सामान खराब होता है तो बना के दे देता है विदाउट किसी पे के। तो उसी को हम कहते हैं क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का अधिकार है। स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का भी अधिकार किसको है? हमारे उपभोक्ता को स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार भी है। और आवश्यकता पूर्ति का अधिकार, यानी उपभोक्ता की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति का भी अधिकार उसको प्राप्त है। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है
उपभोक्ता संबंधी, तो उसको उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है कि वस्तु कैसे खरीदनी चाहिए, या कुछ धोखाधड़ी हो गई तो हमको कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये इस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। तो ये तो हमारे हुए उपभोक्ता के 8 अधिकार हैं। प्रथम जो 4 हम लोगों के हैं उसे मुख्य यानी प्राथमिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। लास्ट के 4 हमारे जो हैं द्वितीयक यानी गौण अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता का अधिकार आप लोग नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उपभोक्ता के भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। ये नहीं है कि उपभोक्ता को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि उपभोक्ता मनमानी करने लगे, विदाउट किसी रीजन या कारण के ही बस क्या करने लगे, बस अपने अधिकारों का मिसयूज करने। उसके कुछ उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। ओके, तो चलिए हम लोग उत्तरदायित्व के बारे में देखते हैं। किसके उत्तरदायित्व के बारे में? उपभोक्ता के उत्तरदायित्व के बारे में। ओके, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, कुछ अधिकार हैं तो उपभोक्ता के कुछ उत्तरदायित्व भी हैं कि आपको करना होगा। ये पहला क्या है? उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन। उपभोक्ता संगठन एवं किसका गठन? परिषदों का गठन। परिषदों का गठन। पहले एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर समझाती हूँ सबके बारे में। पहला क्या है? उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन। उपभोक्ता की सचेतता, उपभोक्ता की सचेतता और चयन का भी, उसको उत्तम वस्तुओं का चयन। क्या? उत्तम वस्तुओं का चयन, और ये सभी हमारे क्या है? उपभोक्ता के उत्तरदायित्व हैं। उपभोक्ता का सक्रिय होना। उपभोक्ता जब सक्रिय होगा, उपभोक्ता का सक्रिय होना और शिकायतों के लिए आवाज उठाना, सूचना को प्राप्त करना तथा उनका उपयोग करना, तथा उनका उपयोग करना। और क्या है? शिकायत के लिए आवाज उठाना। शिकायतों के लिए आवाज उठाना। इनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके समझते हैं। और क्या है हमारा? वस्तुओं को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग। वस्तुओं का जो हम लेते हैं उसका सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग। वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग। और लास्ट हम लोगों का क्या है? ये तो हो गया वस्तुओं का सुरक्षित प्रयोग। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की जानकारी। सहकारी भंडारों की जानकारी। ओके, तो ये सभी हमारे क्या हैं? उपभोक्ता के उत्तरदायित्व है। क्या है? उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। पहला हमारा क्या है? उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन। तो उपभोक्ता का उत्तरदायित्व क्या है
कि उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता संगठन बनाए। क्या करे? उपभोक्ता संगठन बनाए और परिषद का गठन करे, यानी संगठन एवं परिषद का गठन करे जिससे उपभोक्ता को कोई समस्या हो तो सभी मिलकर उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। तो सबसे पहले उनका उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन यानी निर्माण करे। और उसके बाद जब हम संगठित रहेंगे तो संगठित होकर किसी चीज के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं ना। कैसे? हमारा क्या है, महिला संगठन है ना, तो महिला क्या है, सहयोग में आती है सामने। तो उसी तरह से हमारा उपभोक्ता संगठन है, जिससे कोई परेशानी या कुछ भी होने पर हम संगठित रूप से उसके प्रति आवाज उठा सके। तो सबसे पहले क्या उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन करे। फिर उपभोक्ता की सचेतता, उपभोक्ता को खुद सचेत होना पड़ेगा। किसके प्रति? वस्तुओं को खरीदने के प्रति, वस्तु का क्रय करने के प्रति। सचेत होने का मतलब कि वह खुद वस्तुओं को जांच परख कर खरीदे कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं। अगर वह सचेत नहीं होगा तो जो चीजें मिलेंगी वही उठा लाएगा, तो क्या होगा, खराब निकल जाएंगी। तो इसलिए उसके बाद क्या, उपभोक्ता का सचेत होना भी जरूरी है। तो उनका उत्तरदायित्व है कि वो सचेत होकर यानी सूझबूझ के साथ वस्तु का क्रय करे। और तीसरा हमारा ये उत्तम वस्तुओं का चयन। जैसे मार्केट में गया तो दुकानदार उसको खुद बता दे रहा है कि ये चीजें इतने दाम में हैं बट ये जल्दी खराब हो जाएंगी, ये चीजें थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगी है, बट ये जल्दी खराब नहीं होंगी। तो उपभोक्ता का ये कार्य है कि जो उत्तम वस्तु होती है उनका चयन करे। अब वो जानकर ही बेकार वस्तु ले आएगा, कम दाम में पैसा कम लगे इसलिए ले आता है, तो दुकानदार ने तो बताया ही कि ये जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसमें दुकानदार की गलती नहीं है ना, उपभोक्ता की गलती है। तो इसलिए उत्तम वस्तुओं का चयन करना किसका उत्तरदायित्व है? उपभोक्ता का। और सूचना को प्राप्त करना क्या है? उपभोक्ता का सक्रिय होना। जैसे उपभोक्ता जब सक्रिय रहेगा यानी क्या रहेगा, अपने किसी चीज के प्रति, मतलब उपभोक्ता सक्रिय अगर है तो उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई करना है तो सक्रिय, तो वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, खराब निकल गया तो उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते, बट अगर सक्रिय रहेंगे और या फिर सामान खरीदते समय ही सक्रिय रहेंगे तो आप अच्छी चीजों को लेंगे। तो इसलिए उपभोक्ता का सक्रिय होना भी उनका उत्तरदायित्व है। और सूचना को प्राप्त करना तथा उनका उपयोग करना, ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उपभोक्ता से संबंधी कोई सूचना आती है, उपभोक्ता के हित में या क्या करना है, कैसे कोई नियम अधिनियम आता है, तो उनके विषय में उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए, यानी उस सभी के बारे में सूचना उपभोक्ता को प्राप्त होनी चाहिए तथा उनका उपयोग भी करना चाहिए। कोई नियम आया उनके विषय में जाने, उनका उपयोग करें उपभोक्ता संबंधी। और शिकायतों के लिए आवाज उठाना, अगर उन्होंने कुछ देखा है, कुछ गलत किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है, तो उपभोक्ता का ये भी उत्तरदायित्व है कि उसके प्रति आवाज उठाए जिससे कार्रवाई की जा सके। जैसे मान लो आप जा रहे हैं दुकान पे दूध लेने जा रहे हैं, आपने देखा समझा कि दूध में मिलावट की जा रही है, बट आप कहते हैं क्या जाओ चक्कर में पड़ने, नहीं शिकायत करेंगे, उस दुकान को छोड़ के चलो दूसरी दुकान पे लेते हैं, तो ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, उसके विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जिससे दोबारा से ये कार्य फिर वो ना कर सके। तो हमारे उपभोक्ता का ये भी कर्तव्य है कि वो शिकायत के लिए आवाज उठाए। ओके। और वस्तुओं को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग, अब उपभोक्ता का ये भी उत्तरदायित्व है। मान लो आपने ये पेन खरीदा, अब इस पेन का उपभोग अगर आप सही तरीके से सुरक्षित और सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पेन खराब हो जाएगा। सपोज दैट ये पेन आप यूज करने के बाद खुला छोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा, ये पेन मारकर क्या होगा, हवा लगने से ये क्या होता, थोड़ी देर खुले छोड़ दो तो ये सही से चलता नहीं है। तो इसमें विक्रेता की गलती नहीं, उपभोक्ता की गलती है। तो वही कहा गया है कि वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। या फिर इस मार्कर को आप बहुत तेजी से दबा के पकड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, आगे का हिस्सा खराब हो जाएगा ना, तो ये चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो वही चीजें ये कह रहा है कि वस्तुओं को सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करना भी उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। लास्ट हम लोगों का क्या है, उपभोक्ता सहकारी संगठन भंडारों की जानकारी। जैसे क्या है, सेमी गवर्नमेंट संस्थान जो होते हैं
उपभोक्ता सहकारी भंडार मतलब सेमी गवर्नमेंट जो संस्थान है उनके बारे में भी हमारे उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व हैं। अगर उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उनके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं कि वह स्वयं से भी जागरूक रहें, स्वयं से भी उसके प्रति सचेत रहें। ओके, किसके प्रति? क्रय विक्रय के संबंध में। तो ये हमारे क्या है, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व हैं। इसको आप सभी नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, उपभोक्ता दिवस के बारे में। हमारा उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना, तो ये विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब? उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 मार्च को 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा हुई थी। कब हुई थी शुरुआत इसकी? शुरुआत 15 मार्च 1962 में किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। तो विश्व मतलब उपभोक्ता दिवस की जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई। कब की गई? 15 मार्च 1962 में यह लागू हुआ, इसलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने संसद में एक विधेयक पास किया जिसमें उपभोक्ता को 4 अधिकार दिए गए थे। राष्ट्रपति ने क्या किया? संसद में विधेयक पेश किया और वह विधेयक जो है पास भी हो गया। इस विधेयक में क्या था? उपभोक्ता को 4 अधिकार दिए गए थे। कौन से अधिकार? 4 अधिकार। विधेयक में क्या था? राष्ट्रपति ने संसद में एक विधेयक पेश किया। उस विधेयक में उपभोक्ता को, किसको? उपभोक्ता को क्या 4 अधिकार दिए गए। वो 4 अधिकार कौन कौन से हमने अभी बताया? चयन का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, किसना? सूचित किए जाने का अधिकार या सुनवाई का अधिकार और सूचना का अधिकार। सुरक्षा का हो गया, सूचना का हो गया और सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। तो ये 4 क्या हैं? उपभोक्ता के मुख्य अधिकार हैं। तो आई बात समझ में। विश्व उपभोक्ता दिवस की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 15 मार्च 1962 में की गई, जिस कारण 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा संसद में एक विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक में क्या था? उपभोक्ता के लिए 4 अधिकार दिए गए थे। 4 अधिकार के बारे में जिक्र किया गया था। कौन कौन सा? चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। इसी कारण इसको हम मुख्य अधिकार कहते हैं। किसका? उपभोक्ता का मुख्य अधिकार। इसी कारण इसको माना गया है। तो शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? 1962 में हुई। किसके द्वारा की गई? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो ये तो हमारा था विश्व उपभोक्ता दिवस। अब हम देखेंगे कि हमारा भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़े। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए। भारत में उपभोक्ता दिवस, भारत में उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? अमेरिका में शुरुआत हुआ तो विश्व, उसको हम क्या कहते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो आप 15 मार्च बताएंगे, बट अगर भारत में उपभोक्ता दिवस में पूछता है तो ये कब मनाया जाता है भारत में? 24 दिसंबर को।
भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई? 1986 में राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकार किया, फिर इसकी शुरुआत हुई भारत में। कब? 1986 में। कब? 24 दिसंबर 1986 में क्या हुआ? इसका शुरुआत हुआ। क्या हुआ? शुरुआत हुआ। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकार किया, उसके बाद 24 दिसंबर 1986 में इसकी शुरुआत हुई। क्या हुआ? भारत में उपभोक्ता दिवस की शुरुआत 24 दिसंबर 1986 में हुई, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकार कर लिया था। कब? 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को क्या कहते हैं? सीपीए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसको क्या कहते हैं? सीपीए शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी सीपीए, जिसका मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके, अब ये हम लोगों का ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कुछ संस्थान हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान। उपभोक्ता को सुविधा प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, ये सभी क्या उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान में बताए जाते हैं और उनके शिकायतों को जल्दी से जल्दी दूर करने का, कार्रवाई करने का ये सारा कार्य कहाँ किया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान में किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो संस्थान है, एक एक करके मैं उसके बारे में समझाती जाती हूँ, क्योंकि एक बार लिखना फिर मिटा के फिर एक एक करके समझाना ये पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड पे। ओके, तो उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही है, सो आप लोग केयरफुली इसको देखिए। पहला क्या है? CGSI। क्या है? CGSI। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। कंज्यूमर गाइडेंस इंडिया। क्या है? कंज्यूमर सोसाइटी ऑफ गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई? 1966 में। कब हुई? 1966 में। CGSI क्या है? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है हमारा? CGSI उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत 1966 में हुई। ये हमारा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण संबंधी संस्थान। ये क्या है? ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। कैसी संस्था है? नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। कैसी संस्था है? नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। क्या हमारा? CGSI।
अब नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है कि यह कोई फ़ायदा नहीं लेती, बिना किसी फ़ायदा के यह संस्था खोली गई है। जैसे हमारा स्कूल है, वह क्या स्कूल खोलते हैं, फीस लेते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। हॉस्पिटल है, उसकी भी फीस लेते हैं, तरह तरह से पैसे उनको मिलते हैं, तो क्या फ़ायदा है। बट ये जो हमारी संस्था है CGSI जो है, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, यानी ये किसी प्रकार का कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं लेती है। कौन सी संस्था? CGSI। और ये उपभोक्ता को उत्पाद के स्तर, माप तौल, काला बाजार, मिलावट, संरक्षण आदि के बारे में बताती है। किसके बारे में? उपभोक्ता को क्या माप तौल के बारे में बताती है, काला बाजार के बारे में बताती है, और मिलावट जैसे कैसे किन वस्तुओं में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, और उत्पाद के स्तर कैसे हैं, और इन सभी के बारे में बताती है। खाद्य संरक्षण मतलब मिलावट को कैसे, मिलावट में कैसे, मतलब वस्तुओं में कैसे मिलावट की जाती है, इन सभी के बारे में यह संस्था बताती है। तथा उपभोक्ताओं को के शिकायत को जल्द से जल्द दूर करने का कार्य भी करती है। क्या करती है? उपभोक्ता का जो शिकायत करता है उसको जल्द से जल्द दूर करने का कार्य क्या करती है? CGSI नामक संस्था करती है। तो यह क्या करती है? यह नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। यह उपभोक्ता को उत्पाद के स्तर, माप तौल, काला बाजार, मिलावट, संरक्षण आदि के बारे में बताती है। तो और उपभोक्ता की कार्रवाई को, उपभोक्ता की शिकायत को जल्द से जल्द दूर करने का कार्य करती है। ये तो हमारी पहली संस्था। और उसके बाद क्या है? कट्स, CUTS। क्या है? कट्स। अब कट्स किसे कहते हैं? ये क्या है? कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी। कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी। इसकी शुरुआत 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में। कट्स हमारा क्या है? 1983 में कट्स हमारा क्या है? कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी। क्या है? कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी। यह भी हमारी कैसी संस्था है? यह भी हमारी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। कैसी संस्था है? नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। ओके, यानी यह भी किसी प्रकार का लाभ और फायदा नहीं लेती है। ये संस्था जो हमारी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जो गरीब उपभोक्ता को शिक्षित करने, खाद्य पदार्थ देने, विकास के अवसर देने में योगदान करती है। क्या करती है? यह गरीब उपभोक्ता को जो है ये क्या करती है? शिक्षित करती है। उपभोक्ता को शिक्षित करने, और क्या करती है? यह खाद्य पदार्थ देने, विकास के अवसर देने में योगदान करती है। खाद्य पदार्थ देने और विकास के अवसर देने में क्या करती है? सहायता करती है। अवसर देने में सहायता। ओके, कट्स हमारा जो है कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी जो है ये 1983 में आया। और इसका यह जो है ये भी हमारा नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। ये क्या करती है? एक गरीब जो उपभोक्ता होते हैं उनको शिक्षित करने का मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़ाने का ABCD का ये पढ़ाने का नहीं। उपभोक्ता संबंधी क्या नियम है, उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, क्या अधिनियम बनाए गए हैं, इन सभी के बारे में ये संस्था गरीब उपभोक्ताओं को इन सभी के बारे में उपभोक्ता संबंधी शिक्षा देती है। और खाद्य पदार्थ और उनको विकास के अवसर देने में भी हमारा कट्स जो है वो सहायता करता है। अब उसके बाद कौन सी संस्था है हमारी? वाइस। कौन सी संस्था है? वाइस क्या है? ये है हमारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर।
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ओके, 1999 में आया ये। वाइस हमारा क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये कब आया? 1999 में आया। यह एक ऐसी संस्था है जो शिक्षकों और बच्चों द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? शिक्षकों और बच्चों के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा का प्रसार करना था। कौन सी शिक्षा? उपभोक्ता शिक्षा। क्या किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह शिक्षकों और बच्चों के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। बच्चों द्वारा शुरू की गई थी। किस लिए? उपभोक्ता शिक्षा को क्या करने के लिए? उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उपभोक्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। किसको? उपभोक्ता शिक्षा के प्रसार के लिए इसकी शुरुआत की गई। ओके, तो क्या है हमारा? वाइस क्या है? ये शिक्षकों और बच्चों द्वारा शुरू किया गया था। जैसे मान लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं लोग, टीचर हैं, और उनके बच्चों द्वारा शुरू किया गया कि चलो हम यह कार्य करते हैं। कुछ होता ना, बच्चे भी शिक्षित हैं और टीचर भी शिक्षित है, तो दोनों टीचर यह सोचता है चलो हम दोनों मिलकर कुछ नया कार्य करते हैं। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षकों और बच्चों द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने सोचा कि अब हम उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करेंगे, जिसके द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग क्या हो? धोखाधड़ी से बचे रहें। तो वाइस यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर की शुरुआत 1999 में हुई और शिक्षकों और बच्चों द्वारा इनकी शुरुआत की गई उपभोक्ता शिक्षा के प्रोत्साहन और उपभोक्ता शिक्षा के प्रसार के लिए। लास्ट हम लोगों का क्या है? CBP। कौन सी संस्था है लास्ट? CEBP यानी कंज्यूमर द CBP द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। द काउंसिल फॉर CEBP द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज। ओके, ये क्या है? CFBP। ये क्या है? CFBP द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज। ओके, तो ये क्या है? ये भी हमारी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, यानी ये भी कोई फायदा नहीं लेती है। यह संस्था खोली गई है किसके लिए? जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जैसे कितने घंटे कर्मचारी कार्य करेंगे या कितने घंटे काम करवाना है, कितना पैसे देंगे, इन सभी के बारे में जिक्र होता है। इसमें बड़े बड़े लोग इसके मेंबर होते हैं, जैसे हमारे टाटा हो गए, अडानी हो गए, ये सभी इसके मेंबर होते हैं। जैसे क्या होता है कि कितना पैसा किसी चीज़ को बनाने में कितना खर्च होगा, कितने में वह उपभोक्ता को चीज़ दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पहले से ही निर्धारित हो जाती हैं। तो ये हमारा ये क्या है? CFBP यानी द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस एंड प्रैक्टिसेज। ओके, ये बड़े बड़े लोग इसके मेंबर हैं हमारे, जैसे क्या हुए? अंबानी हो गए, टाटा हो गए। तो इसमें क्या होता है? मूल्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। उसमें जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनको कितने घंटे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पहले से निर्धारित होती हैं। अब हम लोग देखेंगे उपभोक्ता संबंधी
अधिनियम, जो कि हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कौन सा? उपभोक्ता संबंधी अधिनियम। उपभोक्ता संबंधी अधिनियम। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ये समझने वाली चीज नहीं है कि समझ लिए, इसको आपको रटना ही पड़ेगा कि यह अधिनियम कब आया, कब लागू हुआ। तो मिलावट निरोधक अधिनियम कौन सा है हमारा? मिलावट निरोधक, एक एक करके आप सभी भी नोट कर लीजिए। निरोधक अधिनियम। कौन सा अधिनियम? मिलावट निरोधक अधिनियम। ये कब आया? 1954 में आया। कब आया? 1954 में। और लागू कब हुआ? ये 1 जून 1955 में लागू हुआ। 1 जून 1955 में ये लागू हुआ। क्या है? मिलावट निरोधक अधिनियम। और औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम। कौन सा? औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम। ये कब लागू हुआ? 1914 में। ओके, कौन सा है? औषध एवं मादक पदार्थ अधिनियम। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। कौन सा? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ये कब आया? 1944 में। कब आया? 1944 में यह लागू हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? PFA। PFA, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम। कौन सा? भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम। ये कब आया? 1939 में आया। बट लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1942 में। 42 में लागू हुआ। कौन सा? भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम जो है ये 1939 में आया और लागू हुआ 1 जुलाई 1942 को। 1 सेकेंड, वीडियो क्लियर है? यस। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। कौन सा? श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। ये कब आया? 1937 में। कब आया? 1937 में। इन सभी को आप सभी नोट कर लीजिए। डिब्बा बंद वस्तु कानून। डिब्बा बंद वस्तु कानून। ये कब आया? 1970 में। और घरेलू विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम। उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम। नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया हमारा? 1976 में आया। बट लागू कब हुआ? यह लागू हुआ यह 1978 में। 1978 में। घरेलू विद्युतीय उपकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम हमारा 1976 में आया और लागू हुआ 1978 में लागू हुआ। और क्या है? आवश्यक वस्त्र नियंत्रण अधिनियम। आवश्यक वस्तु नियंत्रण
अधिनियम। ये कब आया हमारा? 1955 में। ओके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। और कौन सा है हमारा? कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 में। कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 में। तो ये सारे हमारे क्या है? उपभोक्ता संबंधी नियम हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बचे रह गए हैं उसको भी मैं नोट करा दूंगी, बट इसको आप सभी नोट कर लीजिए। मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 में आया, लागू कब हुआ? 1 जून 1955 को। औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में आया। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 में आया। भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम 1939 में आया, बट लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1942 को। और श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम 1937 में आया। डिब्बा बंद वस्तु कानून 1970 में आया। इस तरह कई अधिनियम हमारे उपभोक्ता संबंधी अधिनियम हैं, और जो बचे हुए हैं उसको भी मैं नोट करा दूंगी। अब इसके बाद लास्ट हम लोगों का क्या है? भारत में उपभोक्ता न्यायालय जो है लास्ट टॉपिक हम लोगों की है। बस कुछ टाइम और है, 5 मिनट का है, उसको भी आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए क्या है। भारत में उपभोक्ता न्यायालय। भारत में उपभोक्ता न्यायालय कौन कौन से न्यायालय हैं? 3 न्यायालय हमारे हैं। ओके, वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो? यस। तो भारत में उपभोक्ता न्यायालय जो है वो कितने हैं? 3। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय, राज्य न्यायालय, और क्या है? राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्रीय न्यायालय। ओके। तो भारत में उपभोक्ता न्यायालय जो है वो जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायालय। कोई भी कार्यवाही होती है तो पहले वो कहाँ शुरुआत होती है? जिला न्यायालय से। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाएगी राष्ट्रीय न्यायालय में, ये पहले कहाँ होगी? जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय के बाद जैसे हमारा क्या है? जिला में हो गया। फिर राज्य न्यायालय, राज्य का जो न्यायालय है, जैसे यूपी में क्या है? इलाहाबाद है। और राष्ट्रीय न्यायालय क्या हमारा? सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ है? दिल्ली में है। तो भारत में उपभोक्ता न्यायालय जो है जिला न्यायालय। इसमें क्या प्रावधान है कि इसमें 20 लाख से कम धनराशि के मुकदमे देखे जाते हैं। कितने? 20 लाख से कम धनराशि वाले मुकदमे, कम धन राशि वाले मुकदमे इसमें देखे जाते हैं। कहाँ? जिला न्यायालय में। और राज्य न्यायालय में क्या होता है? इसमें 1 करोड़ के धनराशि वाले मुकदमे देखे जाए। 1 करोड़ की धनराशि। और इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक धनराशि वाले मुकदमे देखे जाते हैं। मुकदमे हेतु या न्यायालय होता है। तो भारत में उपभोक्ता न्यायालय 3 प्रकार के हैं: जिला न्यायालय, राज्य न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायालय। जिला न्यायालय में 20 लाख से कम धनराशि हेतु देखा जाता है, और राज्य न्यायालय में 1 करोड़ की धनराशि वालों को देखा जाता है, और राष्ट्रीय न्यायालय में 1 करोड़ से अधिक धनराशि के मुकदमे हेतु राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था है। अब जैसे आपका एग्जाम में नेट में पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इस तरह से हमारा क्या है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी है। कौन सा? उपभोक्ता हेल्पलाइन
नंबर, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछ सकता है तो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी तो पूछ सकता है। तो ये क्या है, 1800114000 या 1404। ये क्या है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 या 1404। और चाइल्ड केयर नंबर क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर, ये क्या है, 1098 ये क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये हमारा नेट में पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1098। और महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1090 क्या है, 1090। इस तरह से हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। भारत में उपभोक्ता न्यायालय कौन कौन से, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो हम लोगों की आज की जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की टॉपिक थी, ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ। हमने मार्केट के बारे में देखा, मार्केट क्या है, मार्केट कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में देखा। फिर हमने उपभोक्ता के बारे में देखा, उपभोक्ता किसे कहा जाता है, और उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, कौन कौन से अधिनियम हमारे उपभोक्ता के लिए बनाए गए, इन सभी के बारे में देखा। और भारत में उपभोक्ता न्यायालय के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप जितना मैंने समझाया समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता तो आप जब भी वीडियो को देखते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर नेक्स्ट डे नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।